guys, welcome back to my channel. So if you are new to this channel, please subscribe to this channel so that you will never miss an update from the videos and hit that bell icon for that. सो आज हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी पार्ट 5 दैट इज़ द एंड ऑफ पार्ट एडमिशन चैप्टर, तो वहाँ पर हमारा एडमिशन चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका था। आप लोगों ने अगर देखी हो वो वीडियो तो वहाँ उस वाली वीडियो में हमने अपनी इंपॉर्टेंट थ्योरी भी कवर कर ली थी सारी। एक लास्ट टॉपिक बचा था वो कवर कर लिया था, और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए, जिनके आंसर्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी PDF में, तो आप वहाँ से देख के उनको मैच कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आए, डाउट्स आए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कंफर्म करना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों को ऑडियो में पढ़ने में कोई इशू हो रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना, एक फीडबैक देना। मैंने ऑडियो इसीलिए स्टार्ट किया ऑडियो में स्टडी, क्योंकि अब मैं थ्रू आउट पूरा अपने जितने भी बच्चे हैं 11th के 12th के ग्रेजुएशन CM में या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स के, तो आप सब ने जितने भी अपना सिलेबस कवर करा है वो सारा आप लोग अब तक भी ऑनलाइन क्लासेस को देख कर रहे हैं, जिसमें से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि हमेशा वहाँ पर आपको नज़र गड़ाए रखनी होती है, और एक हैक्टिक शेड्यूल हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद भी अगर आपको वहाँ से कुछ समझ नहीं आता तो आप यूट्यूब की तरफ टर्न करते हैं कि वहाँ हमें कुछ ईजी मिले। यहाँ पे आपको ईजी मिल तो जाएगा, लेकिन आपका शेड्यूल ऐसा हो जाता है कि आप सारा दिन उस एक ही चीज़ के पीछे लगे रहते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये ऑडियो स्टार्ट किया है, ताकि आप अगर कहीं जर्नी में भी हैं वाइल ट्रैवलिंग, तो आप सिर्फ अपने ईयरफोन्स लगाएं और आप कुछ प्रोडक्टिव सुन के समझ सकते हैं, और उनको घर जाके फिर सिर्फ आपको सिर्फ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने होंगे। मैंने इसमें वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि आप लोग अगर आप कहीं बाहर हैं जर्नी में, तो आप लोग वीडियो देख के इतना नहीं समझ सकते जितना आप आंखें बंद करके अपने ईयरफोन्स लगा के आप गाने सुनने की बजाय ऑडियो सुन के समझ सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि एक जब हम कोई भी चीज़ ऑडियो में सुन के समझते हैं तो एक एनालाइजेशन पावर भी हमारी बढ़ती है और हम चीज़ों को बहुत जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं। सो प्लीज़ अगर बताना आपको अगर ऑडियो में ऐसी चीज़ें सुन के कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में वो एक फीडबैक देना, ताकि मैं आगे फिर क्वालिटी इंप्रूव कर पाऊँ। और इस वीडियो में मैं थोड़ा आपको नोट्स वोट्स दिखाकर ही पढ़ाऊँगी, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम इशू ना आए, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कैश फ्लो जिसमें बहुत बच्चे काफ़ी प्रॉब्लमेटिक फील करते हैं। तो जितना इजी हो सके मैं उतना इजी आपको इस चैप्टर को समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा तो रही हूँ, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? एज द नेम सजेस्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ के फ्लो का मतलब क्या? हवा बह रही है, वो भी एक फ्लो है। उसका मतलब क्या होता है कि आना और जाना। ऐसी कैश फ्लो का मतलब क्या है? कैश का आना और कैश का जाना। तो यानी कि उसका मतलब क्या हुआ कि हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है या जा रहा है, उसकी एक स्टेटमेंट बनाना, उसको रिकॉर्ड करना, उसको हम क्या बोलेंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो व्हाट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट? यहीं से एक डेफिनेशन निकल गई कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हम अपने इनफ्लोज और आउटफ्लोज दिखाते हैं कैश के ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट showing inflows or receipts and outflows or payments of cash during a particular period। अगर आप वीडियो में देखिए, मैं आपको इसकी एक बार डेफिनेशन दिखा देती हूँ ताकि आप एक बार गो थ्रू कर पाएँ। यस, देखिए ये है इसकी डेफिनेशन। डोंट वरी, इन नोट्स को मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। यस, तो आप वहाँ से भी एक बार इनकी थ्योरी को समझ सकते हैं। तो यस, आपने पढ़ लिया कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट होती है जिसमें अपने इनफ्लोज और आउटफ्लोज को दिखाते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो अब देखिए, अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है। अगर आप खाली बैठे हैं, अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के पीछे भी आपका एक ऑब्जेक्टिव है कि आपको पैसा कमाना है, आपको प्रॉफिट अर्न करना है। तो हर चीज़ के पीछे हम एक ऑब्जेक्टिव लेके बैठे हैं। अगर हम खाना खा रहे हैं तो उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव है कि हमारा पेट भरे। अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव है कि कल हम एग्जाम्स में पास हों। तो यही अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो क्या इसके पीछे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा? इसके भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे। इसके 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के। इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कि देखिए, इसकी डेफिनेशन से इसके ऑब्जेक्टिव्स निकलेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि अगर हमारी जो हमारा जो बिज़नेस है उसमें जो भी कैश आ रहा है, यानी कि जो भी रिसिप्ट्स हो रही है, तो हमें उनका सोर्स पता हो कि भाई वो कौन से सोर्स से वो रिसिप्ट्स आ रही हैं, यानी कि वो जो प्रूफ है, अगर वो बिल्स हो सकें तो यानी कि वो सोर्सेज हों हमारे पास कि जहाँ से वो पैसा आ रहा है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 ही पॉसिबल सोर्सेज हो सकते हैं। कौन से? ऑपरेटिंग
इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, ये 3 एक्टिविटीज़ हैं। किसी भी बिजनेस में यही पॉसिबल सोर्सेज होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा किस सोर्स से पैसा आ रहा है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये हुआ। सेकंड ऑब्जेक्टिव, हमें ये पता होना चाहिए कि किस सोर्स में हमारा पैसा जा रहा है, किस एक्टिविटी में हमारा पैसा जा रहा है। ये हुआ हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव। थर्ड ऑब्जेक्टिव, अब हमारा पैसा आ रहा है, हमारा पैसा जा रहा है, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि आज हमारे कैश में चेंज क्या आ रहा है। मीन्स अगर आपके पॉकेट में 500 रुपये थे, जिनमें से आपके 50 रुपये चले गए, किसी ने आपको 100 रुपये दे दिए, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि भैया हमारे पास कैश बचा तो इतना है, पर हमारे पास कैश में चेंज क्या आया। कल तो हमारे पास इतने रुपए थे, आज हमारे पास इतने रुपए हैं, तो हमारे कैश में चेंज कितना आया, ताकि हमें पता चले कि भाई आज की एक्टिविटी से हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो उस चेंज और या फिर उस प्रॉफिट या लॉस को असरटेन करना भी, उस डिफरेंस को असरटेन करना भी एक ऑब्जेक्टिव है। और एक चौथा ऑब्जेक्टिव यानी फोर्थ एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव इस चीज़ का क्या है कि अगर जो भी हमारी मेजर एक्टिविटीज़ होती है, मान लीजिए स्टार्टिंग में हमारे पास हर बिजनेस के कैश बैलेंस होता है, दैट इज जितनी भी सारे पार्टनर्स की कैपिटल लगी होती है वो एक कैश बैलेंस होता है। और वो कैश बैलेंस किस लिए होता है कि बिजनेस एक्सपेंसेस में 3 जो मेन एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अलावा कुछ बिजनेस एक्सपेंसेस भी होते हैं अलग से, कोई स्टेशनरी या कुछ भी छोटे मोटे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे उन कैश बैलेंसेस के अंदर से होते हैं। तो हमें उन मेजर एक्टिविटीज़ को भी हाईलाइट करना पड़ेगा, वो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारे उस कैश बैलेंस को आज इतना लेकर आ रही है, यानी अगर आज कम हो रहा है या बढ़ रहा है, तो जितनी भी उस दौरान एक्टिविटीज़ हो रही हैं उस कैश बैलेंसेस के अंदर उनको भी हमें एक्टिविटीज़ को हाईलाइट करना होता है। तो देखिए एक बार आप यहाँ से देख लीजिए, तो यही हमारे 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हमें सारे रिसिप्ट्स के सोर्सेज को एसरटेन करना है, पेमेंट्स के सोर्सेज को एसरटेन करना है, चेंज को एसरटेन करना है, और जितनी भी मेजर एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सबको हाईलाइट करना है। ठीक है, ये तो हुई हमारी ऑब्जेक्टिव्स। अब बताओ, अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसके पीछे एक इम्पॉर्टेंस होती है कि भाई अगर तुम इस मार्केट में एक कपड़े की फैक्ट्री लगा के बैठ रहे हो तो इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, या इसका यहाँ पर यूज़ क्या है। तो हर एक बिज़नेस का अपना अपना यूज़ होता है। तो ऐसे ही अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता कि आज आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो, इसका यूज़ क्या है जो आप इसको बना रहे हो, तो इसका सबसे पहले इम्पॉर्टेंस क्या है कि ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करती है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में कैसे हेल्प करती है कि अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, आप आज बोलो अपने मैनेजमेंट को कि भाई मुझे ये हिसाब चाहिए कि मेरा जितना भी बिजनेस है इसके अंदर कितना कैश यूज़ हुआ है और कितना नहीं है, कितना आ रहा जा रहा है। तो फिर एक कैश फ्लो स्टेटमेंट एक सिंपल प्रोसीजर है इतना कि वो आपको बना के दे देगा शॉर्ट टर्म में ही इसको, और जिससे आप अपनी आगे की फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो कि भाई मैंने इतना इसमें फाइनेंस किया था अपने बिजनेस में, आज मेरी ये कंडीशन है कैश की, तो आगे क्या मुझे इतना ही अपनी कैपिटल लगानी चाहिए या बढ़ानी चाहिए। तो वो एक छोटे से टाइम में आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग हो जाती है। और ये आपको कैश बजट प्रिपेयर करने में भी यूज़फुल होता है, क्योंकि देखिए अगर आप कहीं पर घूमने जा रहे हैं, मान लीजिए कल आप घूमने जा रहे हैं, तो आज आप एक बजट बना के चलते हैं कि भाई मैं अपने साथ कैश कितना लेके जाऊँ। तो आप एक मोटे मोटे खर्चों का एक बजट बना लेते हैं, एक अंदाजे वाला बजट हम जिसे कह सकते हैं। एक्सपेक्टेड जितना भी आपका खर्चा होगा तो वही कैश बजट ये भी प्रिपेयर करता है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम आपके सारे खर्चे, आपके सारी इनकम्स को नोट करते हैं, तो वहाँ से एक मोटा मोटा आप भी कैश बजट बना सकते हैं कि भाई कल को मेरे बिजनेस में ये सब खर्चे होंगे, तो मैं इस अकॉर्डिंग अपना प्लान करके चलूँ। तो जब हम बात करते हैं कि ये कैश बजट बनाने में भी यूज़फुल है, तो बात आती है कंपैरिजन की भी। आप यहाँ पे कैश बजट को कंपेयर भी कर सकते हैं कि भाई लास्ट ईयर तो मेरा इतना कैश बजट बन रहा था, अब कैसे बढ़ गया, या फिर अब कम हुआ है, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनसे कम हुआ है। तो आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं, कंपेयर आप हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को ही कर सकते हैं। तो आप जब 2 साल के फिगर्स उठाएंगे कैश स्टेटमेंट के, तो आप वहाँ पे भी कंपैरिजन करने में भी हेल्पफुल होता है। तो अब तक हमने कितनी इंपॉर्टेंस पढ़ी, 3 पढ़ी कि शॉर्ट टर्म, दिस इज यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, दिस इज यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग द कैश बजट, एंड दिस इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग दैट कैश बजट। तो देखिए आप एक बार इसकी डेफिनेशंस देख लीजिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट सही पता हो तो आप खुद भी उसको एग्ज़ाम्स में बनाकर लिख के आ सकते हैं। सिर्फ इतना आपको करना होता है कि आप जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको एक अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लें। अब इसमें मैंने आपको एक और पढ़ाया था, दैट इज़ कंपैरिजन। तो ये देखिए यहाँ पे है कंपैरिजन। अब मैं आपको एक और चीज़ से बताऊँ कि इसमें हम ट्रेंड्स की भी स्टडी करते हैं, कैश रिसिप्ट और पेमेंट के ट्रेंड्स की। तो देखिए ट्रेंड्स क्या होता है कि कोई भी ग्राफ होता है जिसमें अगर बढ़ रहा होता है तो वो भी हमें नोटिस करना होता है, और अगर
वो घट रहा होता है तो भी हमें नोटिस करना होता है। तो ट्रेंड्स हमारा क्या होते हैं, एक ग्राफ होते हैं जो आपने ग्राफ देखा होगा कि जिसमें एक लाइन होती है जो बढ़ रही होती है या फिर एक लाइन होती है जो घट रही होती है। तो फिर ये हमें कैश रिसेप्टर पेमेंट के ट्रेंड्स को भी बताता है, यानी कि अगर आज हमारे पास कोई भी कैश आया है या फिर गया है तो फिर वो अगर वो बढ़ रहा है या अगर वो घट रहा है तो ये एक ट्रेंड भी बताता है, क्योंकि इसमें सारे हमारे एक्सपेंसेस इनकम रिकॉर्ड होते हैं। तो अगर पिछले साल की स्टेटमेंट में हमारा कोई भी कैश एक्सपेंस 50,000 का है और इस साल की कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारा जो एक्सपेंस है वो 60,000 का है, तो उससे एक ट्रेंड सेट हो गया, एक ग्राफ सेट हो गया कि हमारा ग्राफ बढ़ रहा है एक्सपेंसेस का, कि हमारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, हमारी पेमेंट्स बढ़ रही हैं क्योंकि 10,000 से। तो ऐसे ही ये कैश रिसेप्टर पेमेंट का एक ट्रेंड भी बताता है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है डिविडेंड डिसीजंस बताने में, क्योंकि इसमें हमारे डिविडेंड्स भी रिकॉर्ड होते हैं, जितनी भी हमारी पेमेंट्स होती हैं या हमारे पास जितना भी डिविडेंड आया है वो भी रिकॉर्ड होते हैं। तो इसलिए हमें ये डिविडेंड डिसीजन बनाने में भी हेल्प करता है। तो यही सब चीज़ें हैं जो इसके यूजेस हैं। एक बार आप इन दोनों को भी पढ़ लीजिए। ये चीज़ें हो गई हमारी कैश फ्लो की थ्योरी, या कोई भी और कैश फ्लो की नई थ्योरी होगी या कुछ भी तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन इससे पहले हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाते कैसे हैं, हम वो एक फॉर्मेट देखेंगे। इसके जो फॉर्मेट है वो दो हैं, दैट इज़ डायरेक्ट फॉर्मेट एंड इनडायरेक्ट फॉर्मेट। तो जो इनडायरेक्ट फॉर्मेट है वो सबके लिए कॉमन है, 11th 12th ग्रेजुएशन प्रोफेशनल कोर्सेज CMA CA CS वो सबके लिए कॉमन है, क्योंकि जो 12th और 11th वाले बच्चे हैं उनके लिए सिर्फ इनडायरेक्ट फ्लो ही इनडायरेक्ट जो स्टेटमेंट है वही यूज़फुल है। उनके में जो सिलेबस है उसमें सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड ही है, और बाकी सबके में इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों मेथड से क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम इनडायरेक्ट मेथड देखेंगे क्योंकि वो सबके लिए कॉमन है, और जो मैं आपको इनडायरेक्ट मेथड दिखाने वाली हूँ वो CMA इंटर की बुक, ग्रेजुएशन की बुक, 11th की बुक, 12th की बुक, उन सबसे उठाया हुआ एक प्रिसाइज फॉर्मेट है। तो कोई भी किसी भी लेवल का बच्चा उस फॉर्मेट को याद कर सकता है, और मैं आपको बताऊँगी कि उस फॉर्मेट को आपको याद कैसे करना है, उससे आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो चलिए हम वो फॉर्मेट देखेंगे, अब वो वीडियो में देखें। यस, तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए अब हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर ऊपर लिखनी है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये एक हेडिंग है। इसके बाद हम इसमें अपना क्या दिखाएंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि जो भी टैक्स निकालने से पहले प्रॉफिट आता है। अगर ये तो वैसे तो आपको क्वेश्चन में सीधा ही गिवन होगा, अगर आपको डायरेक्टली गिवन नहीं हो तो इसे निकालने के लिए भी एक कॉम्पिटिशन होता है, वो मैं आपको इसे समझाने के बाद दिखाऊंगी। इसके बाद हम सारी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की एडजस्टमेंट करते हैं, दैट इज़ कि हमारे जितने भी इसमें एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे तो प्लस होते हैं, यानी कि जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, और जितने भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं उनको हम इसमें माइनस करते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पे अपनी सारे एक्सपेंसेस को प्लस करेंगे। ये सिर्फ ऑपरेटिंग के अंदर ही होता है, बाकी जो हम इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग करेंगे उनमें हम उसी हिसाब से करते हैं कि हमारा कैश गया तो माइनस, आया तो प्लस। तो इसमें सिंपल सिर्फ आपको उल्टा करना है, जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे उनको प्लस करना है, इनकम्स को माइनस करना है। तो देखिए जो हमारी डेप्रिसिएशन है वो भी एक एक्सपेंस है, क्योंकि जब हमारी सेल की वैल्यू डेप्रिसिएट होती है यानी कि वो घट रही है तो वो हमारे लिए क्या है, लॉस है। तो यहाँ पे हम क्या प्लस करते हैं, डेप्रिसिएशन। और जितना भी अगर हम कोई डिवेंचर इशू करते हैं उस पर जब हम डिस्काउंट्स को रिटर्न ऑफ करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड, तो वो भी यहाँ पर हमारा एक खर्चा होता है, तो वो भी यहाँ पर प्लस होता है। जितने भी हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम प्लस करते हैं। जैसे गुडविल हमारी राइट ऑफ होती है, पेटेंट और ट्रेडमार्क ऐसे ही अमोर्टाइज्ड होते हैं, उनको हम यहाँ पर प्लस करते हैं। जितने भी हम अपना इंटरेस्ट पे करते हैं, हमारा पैसा गया शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का इंटरेस्ट पे करने में, हमारा जो भी पैसा जाता है उसको हम यहाँ प्लस करते हैं। जो भी हम यहाँ पे इंटरेस्ट पे करते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट पे, हम उसको प्लस करते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जब आपके बैंक का नेगेटिव बैलेंस आ जाता है तो उस पर हम जो भी इंटरेस्ट पे करते हैं हम यहाँ पे उसको प्लस करते हैं। कैश क्रेडिट क्या होता है, कैश क्रेडिट आपको हमेशा क्वेश्चन में सीधा गिवन होगा कैश क्रेडिट के नाम से, तो वो जो होता है उसको आपको यहाँ पर प्लस करना होता है। और आपकी फिक्स एसेट्स की सेल में जो भी लॉस होता है वो आपको प्लस करना होता है। जैसे लॉस मान लीजिए आपने जो आपकी फिक्स एसेट्स थी वो है 2,20,000 की, लेकिन आपने बेची है 2 लाख रुपए की, तो यहाँ पर आपको 20,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये आपकी यहाँ पर लॉस होती है। अब यहाँ पे क्या है, आपकी इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी कि यहाँ पर आपकी क्या बढ़ रही है, लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं।
जब आपकी लाइबिलिटीज़ बढ़ेंगी यानी कि आपका खर्चा बढ़ रहा है तो वो भी यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। और फॉरेन एक्सचेंज का अगर कोई भी लॉस है तो वो भी यहाँ पर प्लस होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको माइनस क्या करनी है, जैसे मैंने आपको बताया था सारी इनकम्स माइनस करनी है, तो वहाँ जो आपने इनकम्स पे किए, जो आपने इंटरेस्ट वहाँ पर पे किए थे वो आपने प्लस किए थे। सिमिलरली यहाँ पे जो इंटरेस्ट आप अर्न करेंगे वो माइनस करेंगे, तो इंटरेस्ट अर्न माइनस डिविडेंड अगर आपने कोई भी अर्न किया है तो वो माइनस होगा, कोई भी आपकी रेंटल इनकम है तो वो माइनस होगी। रेंटल इनकम यानी कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिसको आपने रेंट पे दिया हुआ है, वहाँ से आपकी जो भी रेंट की इनकम आ रही है दैट इज़ रेंटल इनकम। और यहाँ पे सिमिलरली देखिए ऊपर आपने जो लॉस था फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स की सेल पर वो प्लस किया था, सिमिलरली यहाँ पर वो माइनस करना है जो भी उनका प्रॉफिट होगा। ऊपर आपका प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स यानी कि आपकी लाइबिलिटी जो इंक्रीज हुई थी वो आपने प्लस की थी, नीचे वही जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है अगर वो डिक्रीज़ हो रहे हैं तो वो माइनस करने हैं। तो यहाँ तक तो ये इतना हुआ। उसके बाद आपको वर्किंग कैपिटल के चेंजेस दिखाने हैं। वर्किंग कैपिटल से आपके माइंड में दो टर्म्स स्ट्राइक करती होंगी, दैट इज़ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़। तो यहाँ पर हमें करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ में होने वाले चेंजेस को दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे करंट एसेट्स मेनली अब आपकी इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स या फिर ट्रेड पेबल्स, ये सब चीज़ें हमें दिखानी होती है करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में। तो आपको याद कैसे करना है कि जो भी हमारे करंट एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, उसमें हमारी करंट एसेट्स हमेशा बढ़ती हैं। यानी कि जब इंक्रीज़ होती हैं करंट एसेट्स डेबिट बैलेंस में तब वो प्लस होंगी क्योंकि वो बढ़ती हैं वहाँ पर। यहाँ पर तो आपको उसी चीज़ से यहाँ पर उल्टा करना है कि जब आपकी करंट एसेट्स बढ़ेंगी यहाँ पर तो वो माइनस होंगी। अब इससे आपको सारा फॉर्मेट याद हो जाएगा कि जब आपकी करंट एसेट्स यहाँ पर बढ़ रही हैं तो वो माइनस हो रही हैं, यानी कि अगर आपकी करंट लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ होंगी तो वो यहाँ पर माइनस होंगी। सिमिलरली अगर आपकी करंट एसेट्स बढ़ती हैं और वो माइनस हो रही हैं तो अगर वो घटेंगी तो फिर वो प्लस होंगी, और अगर करंट लाइबिलिटीज़ बढ़ेंगी तो फिर वो प्लस होंगी। इसके बाद सिंपली आपको लिखना है, ये सब चीज़ें प्लस माइनस करने के बाद आपको लिखना है कि आपके ऑपरेशन से कितना पैसा आया। उसके बाद आपको इनकम टैक्स पे जो आप करेंगे वो माइनस करना है, क्योंकि जब हम इनकम टैक्स पे माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि जब भी हम इनकम टैक्स पे करेंगे तो हमारा पैसा जाएगा, तो फिर वो यहाँ से क्या होगा, माइनस होगा। उसके बाद प्लस क्या होगा, प्रोसीड्स फ्रॉम एनी डिज़ास्टर सेटलमेंट, यानी कि अगर आपके यहाँ पे कोई भी डिज़ास्टर हो गया और कई बार वो ये होता है कि चीज़ों का इंश्योरेंस होता है, वहाँ से आपको पैसा मिल गया तो उस डिज़ास्टर का वहाँ जो सेटलमेंट होता है यानी कि हमारे पास पैसा आया तो यानी कि वो क्या होगा, प्लस होगा। ये आपको क्वेश्चन में सीधा ही गिवन होगा कि आपको इतना पैसा आया है डिज़ास्टर सेटलमेंट से, तो वो आपको क्या करना होता है, प्लस करना होता है। तो ऐसे हमारे पास आ गया नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अगर आपके पास बैलेंस पॉजिटिव का आया तो मीन्स आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से उतना पैसा आया। अगर आपके पास बैलेंस नेगेटिव आया तो यानी कि आपका पैसा उतना वहाँ पर यूज़ हो गया। अगर आपका बैलेंस नेगेटिव आया तो आपको क्या लिखना है कि आपका नेट कैश जो है वो यूज़ हो गया इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब इन्वेस्टिंग से ही आपको पता लग गया होगा हम शेयर्स वगैरह में ही ज़्यादातर इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर आपके पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास टेंजिबल फिक्स एसेट्स को बेच के पैसा आएगा उसको हम प्लस करेंगे। टेंजिबल फिक्स एसेट्स यानी कि आपकी कोई भी लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी यानी कि विच कैन बी टच एंड विच कैन बी सीन, वो हमारे टेंजिबल फिक्स एसेट्स होते हैं। तो आपका जो भी उनको बेच कर जो भी पैसा आएगा वो प्लस होगा, या फिर अगर आपने गुडविल को बेच दिया उससे जो पैसा आएगा वो प्लस होगा, या किसी भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को बेच दिया उससे जो पैसा आएगा वो प्लस होगा। अगर आप कोई इंटरेस्ट रिसीव करते हैं तो वो प्लस होगा, अगर आप कोई डिविडेंड रिसीव करते हैं तो वो प्लस होगा, अगर आपके पास कोई रेंट आता है तो आपको वो प्लस करना है। ये सब आपको प्लस क्यों करना है, क्योंकि इनसे आपके पास पैसा आ रहा है। अब इन्हीं से अगर आपके पास पैसा गया तो आपको माइनस करना है। ऊपर देखिए आपके पास पैसा किससे आ रहा था, टेंजिबल फिक्स एसेट से, वो आपने प्लस कर दिया। सिमिलरली अगर वो आपने परचेज़ कर ली तो आपको वो माइनस करनी है, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं तो हमारा पैसा जाता है। सिमिलरली ऊपर देखिए अगर आपने गुडविल को सेल कर दिया तो उसको आप क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे क्योंकि पैसा आ रहा है। सिमिलरली अगर हम परचेज़ करेंगे तो यहाँ पर वो माइनस होंगी क्योंकि उससे हमारा पैसा जा रहा है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को ऊपर हमने सेल किया था तो प्लस किया था क्योंकि पैसा आ रहा था, और उन्हीं चीज़ों को अगर हम यहाँ पर परचेज़ करेंगे तो वो क्या हो जाएंगी, माइनस, क्योंकि हमारा पैसा जा रहा है। तो ये हमारी क्या हो गई, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो इसमें जो भी बैलेंस आएगा हम वो लिख देंगे। अब आपका इस फॉर्मेट में लास्ट बचा है दैट इज़
कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। देखिए आपको फाइनेंसिंग से ही पता लग रहा होगा, फाइनेंसिंग हमारा क्या होता है कि हम जो भी चीज़ फाइनेंस कराने के लिए जब हम पैसा लेते हैं, या तो हम बोरोइंग्स करते हैं, या फिर हम शेयर्स को इशू करते हैं, या फिर हम शेयर्स को लेते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। तो यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, यानी कि कोई भी शेयर या डिबेंचर इशू करने से जो भी पैसा आता है उसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा आता है। अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग से हमारे पास पैसा आ रहा है तो उसको हम प्लस करेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा है। अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग से पैसा आएगा, यानी कि उसमें अगर कोई भी हमारा जो बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है वो बढ़ रहा है, या फिर हमारे कैश क्रेडिट बढ़ रहे हैं, तो उनको हम प्लस करेंगे। अगर वही चीज़ें हमारी कम हो रही हैं तो यहाँ पर उनको हम माइनस करेंगे। अगर हमारा कोई भी इंटरिम डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड क्यों क्या होता है, यानी कि जिसको हम ड्यूरिंग द ईयर बीच में कभी भी पे करते हैं, तो अगर हम उसको पे कर रहे हैं तो माइनस होगा, क्योंकि हमारा पैसा जा रहा है। अगर कोई भी हमारा प्रपोज डिविडेंड है प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का जो भी प्रपोज डिविडेंड है, अगर हम उसको पे कर रहे हैं तो फिर वो हमारा माइनस होगा। अगर हम किसी भी शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे पैसा पे कर रहे हैं इंटरेस्ट का, वो माइनस होगा। अगर हम बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट का पैसा इंटरेस्ट का पे कर रहे हैं तो वो माइनस होगा। अगर हम अपने लोन्स को रीपे कर रहे हैं तो वो माइनस होगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम लोन्स ले लेते हैं, उसके बाद हमें उनके प्रीमियम्स देने होते हैं, फिर एंड में वो रीपे हो जाता है, तो तब हम अपने लोन्स को रीपे करते हैं तो वो माइनस होंगे। अगर हमने डिबेंचर को रिडम्पशन किया है, यानी कि रीपे किया है, तो उनको हम माइनस करते हैं, क्योंकि हमारा पैसा जा रहा है। तो इसमें यही सारी चीज़ें होती हैं। तो जो भी पैसा आएगा वो प्लस, जो जाएगा वो माइनस। तो ये हुआ आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ तक आपका इसका बैलेंस आ गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है, आपको लिखना होता है नेट कैश इंक्रीज और डिक्रीज, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे आपको किसका बैलेंस लिखना होता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्लस कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन तीनों को प्लस करके आपका जितना भी पैसा आता है वो आपको यहाँ लिखना होता है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन होता है हमेशा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस शीट में गिवन होता है। तो जो आपका ओपनिंग बैलेंस होता है वो आपको उस यहाँ पर आपका जो भी बैलेंस आता है आपको उसमें वो ओपनिंग बैलेंस प्लस करना होता है। तो आपके पास हमेशा यहाँ पर जो भी बैलेंस आएगा उसको प्लस करके इसमें नेट इंक्रीज और डिक्रीज में जब भी आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बिगिनिंग ईयर का अमाउंट प्लस करेंगे तो आपके पास हमेशा यहाँ पर वो अमाउंट आना चाहिए जो आपकी बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का एंड ईयर आपके एंड का बैलेंस दिया हुआ है, यानी कि बिगनिंग और एंड का बैलेंस दिया होता है। तो जो भी आपका एंड का बैलेंस दिया होगा वो यहाँ से मैच होना चाहिए। अगर आपका मैच नहीं होता यानी कि आपका क्वेश्चन गलत है। तो ये हुआ आपका पूरा फॉर्मेट। इस फॉर्मेट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी सो दैट आप नोट कर पाएँ। ये था हमारा इनडायरेक्ट मेथड, और मैंने आपको बताया था वहाँ पर जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, या तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं तो उसे कैलकुलेट करने का एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है। तो ये है वो फॉर्मेट। ये देखिए इसमें हमें क्या करना होता है, जो भी हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट है वो उसमें हम जितने भी अगर हमारे कोई हम रिजर्व्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उनको प्लस करना होता है, प्रीवियस ईयर के डिविडेंड को प्लस करना होता है। अगर हम कोई भी डिविडेंड पे कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर तो आपको वो प्लस करना होता है। और अगर हमने कोई भी प्रोविज़न फॉर टैक्स बनाया है करंट ईयर के लिए तो आपको वो प्लस करना होता है। और अगर आपके टैक्स का रिफंड है, यानी कि आपको रिफंड हो रहा है कोई भी टैक्स, वो माइनस करना होता है। तो इसके बाद आपका क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। या तो आप इस वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लेना, या फिर मैं वरना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मैं ये नोट्स डाल ही दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये तो था हमारा इनडायरेक्ट मेथड। अब हम पढ़ेंगे हमारा जो है डायरेक्ट मेथड हमारा कौन सा है, अब हम उसको स्टडी करेंगे। तो देखिए जो 12th वाले बच्चे हैं उनके लिए तो सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड ही है 11th-12th वाले बच्चों के लिए, लेकिन जो फर्दर कोर्सेज के बच्चे हैं उनके लिए दोनों मेथड्स होते हैं। उनके पास क्वेश्चन में कई बार गिवन होता है कि आपको डायरेक्ट मेथड से करना है या इनडायरेक्ट मेथड से करना है, या कई बार उन्हें सिर्फ ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का कैश फ्लो निकालना होता है, यानी नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो इस अकॉर्डिंग आप सबको चीज़ें करनी होती है। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि डायरेक्ट मेथड कैसे होता है। तो देखिए फोकस, यस, ये हमारा बहुत ही सिंपल मेथड है। इसमें हमें क्या करना होता है,
इसमें हमारे पास सिंपली हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैसे निकालते हैं, जितनी भी हमारी कैश रिसिप्ट्स हुई कस्टमर से, कैश रिसिप्ट्स फ्रॉम कस्टमर मीन्स क्या हो जाएगा, आपका ओपनिंग बैलेंस प्लस जो भी आपके पास कैश, यानी कि जो कस्टमर से आपके पास पैसा आया, कस्टमर तो आपके डेटर भी होते हैं, तो जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस होगा प्लस सेल्स या माइनस क्लोजिंग बैलेंस, या फिर आप अपना ओपनिंग स्टॉक प्लस डेटर्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे वही करना होता है, जो इतने भी आपकी रिसिप्ट्स हुई कस्टमर से, उसके बाद आपको माइनस क्या करना होता है, जो भी आपने पैसा पे किया अपने सप्लायर्स और एम्प्लॉयज़ को, यानी कि जो सप्लायर्स होते हैं वो आपके क्रेडिटर भी हो सकते हैं। तो अगेन आप क्या कर सकते हैं, ओपनिंग ले सकते हैं परचेजेस का प्लस क्रेडिटर्स माइनस क्लोजिंग परचेजेस, तो यहाँ से आपका कैश पेड निकल आएगा। तो सिंपली ये वही कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, और जो इनडायरेक्ट में हम लास्ट में करते थे इनकम टैक्स पे किया तो माइनस, और कोई भी अगर डिज़ास्टर सेटलमेंट से जो भी अगर आपको कुछ मिला तो वो आपको करना है प्लस। तो बस यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का ही चेंज था, तो आपको यहाँ पे सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का ही चेंज था, और बाकी जो डायरेक्ट मेथड में जो भी आपकी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और जो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी वो सेम है, जो भी आपको मैंने इनडायरेक्ट में समझाया। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का ही फ़र्क है दोनों में, और फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग दोनों मेथड्स में सेम है। तो फिर यहाँ आपका ऑलमोस्ट ये चैप्टर ख़त्म होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि मैंने आपको सारा इसका फॉर्मेट भी बता दिया और सब कुछ। तो यहाँ आपको मतलब आप इस पोजीशन में अभी कि आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे से ट्राई कर सकते हैं, और मुझे बताना कि आपसे क्वेश्चंस निकले या नहीं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये सारे नोट्स डाल दूँगी, और इसका मैं एक और पार्ट लेके आऊँगी, दैट इज़ नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें मैं जैसे मैंने एडमिशन की इंपॉर्टेंट थ्योरी कराई थी, इसमें मैं उसकी इंपॉर्टेंट थ्योरी कराऊँगी नेक्स्ट पार्ट में, और कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी दूँगी। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इस वीडियो के नोट्स और पिछली वीडियो के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिए थे मैंने, उनके आंसर्स भी आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, आपको यहाँ पर बहुत सारा पढ़ाई का मटेरियल मिलेगा। और प्लीज़ मैंने जो आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में फीडबैक के लिए कहा था वो मुझे कमेंट्स में देना, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हैप्पी स्टडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।